यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। स्टार रियल्टर्स के ऑफिस में अमन सिद्धार्थ के केबिन से सीधा बाथरूम में चला गया। वर्किंग आवर्स होने की वजह से बाथरूम में इस समय कोई भी नहीं था। अमन को सिद्धार्थ की हरकत याद करते हुए गुस्सा आ रहा था। उसे बार बार सिद्धार्थ का आरोही को टच करना और उसका हाथ मोड़ना याद आ रहा था। उसने गुस्से से बाथरूम की दीवार पर पंच किया और गुस्से से चीखा, सिद्धार्थ, बहुत हो गया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, अब तो मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। ऐसा बर्बाद करूंगा तुम्हें कि तुम किसी औरत पर नजर रखना तो दूर की बात, अपने ऊपर भी नजर करते हुए रोगे। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी अमन नहीं। अमन गुस्से में खुद से ही ये बातें किए जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर देखा और जल्दी से फोन उठा लिया। फोन पर उसने जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुनी, उसकी मुट्ठियां फोन पर कस गईं। वो गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोला, तैयार हो जाओ और टीन को भी तैयार कर लो, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर अमन ने अपना फोन काटा और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ आरोही के ऑफर को सुनकर वो मोटा आदमी कुछ देर सोचने पड़ गया। आरोही ने उसे सोच में गुम देखा तो उसे लगा कि शायद यह आदमी आरोही की बात मान लेगा, लेकिन तभी उसका यह भ्रम टूट गया। वो आदमी अचानक जोर जोर से हंसने लगा और उसी के साथ साथ उसके दोनों आदमी भी हंसने लगे। उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर आरोही चिढ़ गई। आरोही ने एक नजर अदिति को देखा और फिर दोबारा उस आदमी से कहा, क्या हुआ, तुम्हें ऑफर पसंद नहीं आया? यह सुनकर उस आदमी ने अपनी हंसी एकदम से बंद कर दी और कहा, सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारा ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, अगर तुम ऑफर में थोड़ा फेरबदल करो तो मैं इस बारे में जरूर सोच सकता हूं। यह सुनकर आरोही ने जल्दी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। उस आदमी ने आरोही को गौर से देखा और उसके थोड़ा सा करीब आकर उसके कान में धीरे से बोला, बस आज के लिए तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी दोस्त को और तुम्हें यहां से सही सलामत जाने दूंगा। ये कहकर वो मक्कारी से मुस्कुराया। वहीं आरोही ने जैसे ही ये सुना, ये सुनते ही आरोही के जैसे होश उड़ गए और वही अदिति, जो अभी तक शांत बैठी उस मोटे को घूर रही थी, उसने भी झटपटाना शुरू कर दिया। उसे झटपटाते हुए देखकर उस मोटे आदमी ने उसके भी मुंह से कपड़ा हटा दिया। अदिति ने एक सांस खींचकर अपने अंदर भरी और हांफते हुए कहा, देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप जाने दो हमें, वरना तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा तुम्हारे साथ। अदिति की ये बात सुनकर उस मोटे आदमी ने कहा, तुम्हारी तो जबान बहुत तीखी है लड़की, लगता है तुम्हारा मुंह खोलकर मैंने गलती कर दी है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जबान फिर से बंद कर देते हैं। ये कहते हुए उसने वह कपड़ा वापस से उसके मुंह पर बांधने का इशारा किया, लेकिन तभी अदिति ने अपने टोन संभालते हुए कहा, देखो, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो बोलो, तुम जितनी कीमत बोलोगे हम तुम्हें उतनी कीमत दे देंगे। वैसे भी तो तुमने हमारी किडनैपिंग पैसों के लिए ही तो की है। यह सुनकर वह आदमी अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, वैसे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। अब तुम दोनों मेरे ऑफर के बारे में सोचो, कैसा रहेगा अगर तुम दोनों हमारे साथ एंजॉय करो तो, और फिर पक्का हम तुम्हें यहां से सही सलामत जाने देंगे। बताओ ये कैसा रहेगा? ये सुनकर अदिति ने अपने दांत से अपने निचले होंठ को काट लिया। आरोही बड़े शांत लहजे में बोली, किसने दिए हैं आपको पैसे, हमें किडनैप करने के लिए? ये सवाल सुनकर उस मोटे आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, वैसे तो यह बताना हमारे रूल्स के खिलाफ है, लेकिन जिसने हमें पैसे दिए हैं वह थोड़ी बहुत देर में यहां पहुंचने ही वाला है, क्यों ना तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर वो तीनों ही आदमी हंसते हुए वहां से चले गए और धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा फिर से बंद हो गया। अदिति ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आरोही तुम जानती हो ये कौन है? ये सुनकर आरोही ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। अदिति ने अब एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ईगल गैंग का नाम सुना है? ये ईगल गैंग के लोग थे? ये सुनकर आरोही ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो अदिति आगे बोली, काफी नाम है दिल्ली में इनका, यह अपने रूल्स के लिए बहुत फेमस है। अगर इन्होंने किसी की सुपारी ली है तो चाहे उसका 100 गुना ज्यादा भी इन्हें कोई ऑफर क्यों ना कर दे, लेकिन ये अपने रूल्स से पीछे नहीं हटते। लेकिन इनकी एक कमजोरी है और वह है लड़कियां। मैंने सुना है लड़कियों के लिए इनकी नीयत बहुत खराब है। ये ईगल गैंग लड़कियों के लिए अपनी नीयत खराब के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। अगर वह जो कह रहा है हम वह मान लें तो वो सच में हमें यहां से जाने देगा। यह सुनकर आरोही ने उसे आंखें छोटी करके देखा और गुस्से से बोली,
तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम उसके साथ सोने की सोच रही हो? अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई, और तुम्हें सोने छोड़ो, तुम्हें यह बताना ही बेकार है। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी इनकी कमजोरी और खूबियों के बारे में। ये सुनकर आरोही ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मुझे क्या इनसे शादी करनी है या तुम्हारा रिश्ता पक्का करना है जो मुझे ये सब बता रही हो? अभी हम यहाँ पर फंसे हैं, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, उनकी खूबियां और खामियों के बारे में नहीं। दूसरी तरफ वो मोटा आदमी ईगल गैंग का लेफ्ट हैंड था। वो जब वापस से अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपने पीछे आ रहे उन दोनों आदमियों को देखकर कहा, कहाँ है वो आदमी जिसने इन लड़कियों को किडनैप कराया है? अभी तक यहां पहुंचा क्यों नहीं है? ये सुनकर उसके एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, वो कह रहा है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है, उसे यहां पहुंचने में टाइम लगेगा। उसकी बात सुनते ही उस मोटे आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो कुछ सोचकर बोला, अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्यों ना वो जब तक यहां पहुंचे हम ही इन लड़कियों के साथ थोड़ा खेल लें, और वैसे भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये सुनकर उसके दोनों आदमी खुश हो गए और अपनी गर्दन जल्दी जल्दी हाँ में हिलाने लगे। मोटा आदमी कुछ देर सोचकर दोबारा से खुश होते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जाते हुए उसने अपने आदमी से कहा, जा और उन दोनों की आंखों पर भी पट्टी बांध दे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो आखिर किसने किया, और हाँ, उनके हाथ पैरों को बांध कर ही रखना। यह सुनकर उसके आदमियों ने एक दूसरे को शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर वहां से निकल गए। अपने बॉस के कहे अनुसार उन्होंने आरोही और अदिति के हाथ पैरों को बांध दिया और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांधकर उनके मुंह को फिर से बंद कर दिया। इस बार अदिति और आरोही कुछ बोल या देख भी नहीं पा रहे थे। वह दोनों बस छूटने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वह मोटा आदमी अंदर आया और आरोही को घूरते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे तारने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का शिकार करने से पहले उसे अच्छे से परखता है। इस समय उसके मुंह से जैसे लार टपक रही थी। आरोही की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर किसी की गंदी नजरें महसूस हो रही थीं। उसने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, साला, यह दिल्ली का ट्रैफिक, जब कहीं जाने की जल्दी हो तभी फंस जाता हूं। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो खुद से बोला, कहीं जो ईगल गैंग के बारे में मैंने सुना है सच तो नहीं, कहीं वो आरोही। यह सोचते हुए उसने अपने सर को झटका और उस ट्रैफिक से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो रही है। वही निखिल के ऑफिस में निखिल अपनी सीईओ चेयर पर बैठा अपने काम में बिजी लग रहा था। उसका सेक्रेटरी उसके पास आया और उसने कहा, सर, मिस आरोही को जॉब मिल चुकी है, उन्हें एक ऑफिशियल मेल भी कर दिया गया है, कल से उनकी ज्वाइनिंग है। यह सुनकर निखिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वह अपने काम में घुसा हुआ था, लेकिन उसने असिस्टेंट की बातों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। उसने असिस्टेंट से पूछा, उसका इंटरव्यू कैसा रहा? निखिल का सवाल सुनते ही असिस्टेंट ने कहा, सर, इस लड़की में सच में काबिलियत है, इसे अपॉइंट करने के लिए हमें किसी की भी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही इतनी कैपेबल है कि अगर बिना किसी की सिफारिश के भी वो यहाँ पर इंटरव्यू देती तो उसे सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। यह सुनकर निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि अगर अमन किसी को अपॉइंट करने के लिए कह रहा है तो जरूर उसमें कोई ना कोई काबिलियत तो जरूर होगी। यह सुनकर उसके असिस्टेंट ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वहीं दूसरी तरफ वह मोटा आदमी अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हुए आरोही की तरफ बढ़ने लगा। उसने आरोही का हाथ जो पीछे बंधा हुआ था उसे कोहनी से पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा, लेकिन आरोही के पैर भी बंधे होने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। यह देखकर उस मोटे आदमी ने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया। आरोही उसके गंदे हाथों की छुअन खुद पर महसूस कर पा रही थी। उसे अपने ही शरीर से घिन्न हो रही थी। वह झटपटा रही थी उससे दूर जाने के लिए, लेकिन उस आदमी ने उसे बेरहमी से पकड़ा हुआ था और वह उसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। उस मोटे आदमी ने एक और कमरे का दरवाजा खोला और आरोही को लेकर अंदर चला गया। उस कमरे में मध्यम रोशनी थी और चारों तरफ एक खुशबू फैली हुई थी। आरोही की नाक में जैसे ही वो खुशबू पड़ी, वो डर से कांपने लगी। उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। कमरे के अंदर रखे डबल साइज बेड पर उसने आरोही को ऐसे पटक दिया जैसे कोई किसी चीनी की बोरी को पटक देता है। अब उससे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आरोही बस झटपटा रही थी। अदिति को अचानक अपने आसपास खतरा महसूस होने लगा था।
उसे अपनी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वो अंदर ही अंदर डर रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अदिति डर और बेचैनी से कुसमुसाई। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसे कमर से पकड़ा और एक तरफ धकेल दिया। अदिति को धकेले जाने पर एहसास हुआ जैसे वह किसी नरम चीज पर गिरी है। अदिति ने महसूस किया कि वह इस समय बेड पर है। वहीं खड़ा आदमी, जो कि उन दोनों आदमियों में से एक था जो उन्हें उठाकर यहां लाए थे, उसने अदिति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर उस पर झपटने के लिए खुद को तैयार करने लगा। दूसरी तरफ आरोही भी बेड पर कुछ सहमी सी पड़ी झटपटाए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाहती हो कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वह मोटा आदमी जैसे जैसे आरोही को झटपटाते देख रहा था, वैसे ही उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। उस मोटे आदमी ने आरोही को देखते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो आदमी जैसे ही आरोही के ऊपर। ये योजना साहसी थी, मगर अनिश्चितताओं से भरी। उस बच्चे का भविष्य और एक पूरी जाति का भाग्य एक बारीक धागे पर टिका हुआ था, मगर वो बच्चा अकेला नहीं था। निर्गमन की पुस्तक एक महत्वपूर्ण विवरण देती है। उसकी बहन दूर खड़ी थी, यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या होगा। उस बहन का नाम बाद में हमें पता चलता है, मरियम। वह केवल एक दर्शक नहीं थी, वह थी एक रक्षक, एक मौन प्रहरी। कल्पना कीजिए उस छोटी बच्ची की हिम्मत, जो खतरों से भरे माहौल में अपने भाई की निगाहवानी कर रही थी। पास ही मिस्री सैनिक गश्त कर रहे थे, पर मरियम सही समय का इंतजार करती रही। और फिर जब फिरौन की बेटी उस टोकरी को पाती है और रोते हुए बच्चे पर दया आती है, तो मरियम आगे बढ़ती है, अपनी उम्र के लिए अद्भुत बुद्धिमत्ता और साहस दिखाते हुए। मरियम मिस्री राजकुमारी के पास जाकर बोली, क्या मैं तुम्हारे लिए इब्रानी स्त्रियों में से कोई धाय बुलाऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाए? राजकुमारी ने सहमति दी और मरियम दौड़कर अपनी ही मां को बुला लाई। अपनी बहन की तेज सूझबूझ और समय पर की गई कार्रवाई के कारण मोसेस न केवल बोल भी नहीं पा रही थी, केवल खुद को उन रस्सियों से आजाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों की सभी कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही थी। करीबन 15 मिनट बाद फिर से आरोही के कमरे का दरवाजा खुला। आरोही उस आवाज को सुनते ही एक बार फिर से अंदर तक कांप गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आज आखिरी दिन है। वो डर के मारे बेड पर पीछे खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे होने की वजह से और उसकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी कोई धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए उसके पास आया। न जाने क्यों आरोही को इस बार इतना डर नहीं लग रहा था। कुछ पल के इंतजार के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब उस बेड पर बैठा हुआ है और उसे ही देख रहा है। आरोही ने अपनी गर्दन हिलाकर उसे कुछ इशारा करने की कोशिश की। सामने बैठे शख्स ने कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखा। आरोही भी उसका करीब होना महसूस कर रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि यह अनजाना शख्स कोई अनजाना नहीं, बल्कि जाना पहचाना है। इस शख्स से शायद वह पहले भी मिली है। उसने मन ही मन कहा, कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस शख्स को मैं हमेशा से जानती हूं, और अगर ये यहां मुझे बचाने आया है तो ये मुझे खोल क्यों नहीं रहा है? इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए वह शांत हो गई। उसके दिल का डर भी अचानक से गायब होने लगा था। तभी उस अनजान आदमी ने थोड़ा सा आगे आकर आरोही के हाथों को खोल दिया। जैसे ही उसके हाथों की छुअन आरोही ने अपने हाथों पर महसूस की, उसे यकीन हो गया कि हो न हो ये इस इंसान को जानती है, लेकिन न जाने क्यों उसे ये बात याद नहीं आ रही थी। उसके हाथ खुलते ही उसने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गई कि उसके आसपास इस समय कोई भी नहीं था। वह उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसे लगा कि कहीं सच में तो ये उसका वहम नहीं है। फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिनकी रस्सी खुली हुई थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा वहम हो। क्या मैं इस आदमी को जानती हूं? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत अच्छे से इसे जानती हूं। वहीं दूसरी तरफ अदिति के हाथों को भी किसी ने खोल दिया था। उसने जब आंखों से पट्टी हटाई तो उसे वहां कोई नजर ही नहीं आया। अदिति ने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। वो अपने आप को उन रस्सियों से आजाद कर जल्दी से बाहर की तरफ भागी। उसने बाहर जाकर देखा कि वहां पर कई सारे कमरे हैं। उसने एक एक कर सारे कमरों का दरवाजा खोलकर आरोही को ढूंढा और थोड़ी ही देर में वो उस कमरे तक पहुंच गई जहां पर आरोही को रखा गया था। अदिति ने देखा कि आरोही बड़े ध्यान से अपने हाथों को देख रही है। उसकी आंखें और हाथ भी खुले हुए थे, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबी थी। अदिति भागकर उसके पास आई और बोली, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम खुल रही थी तो तुम्हें अपने आप को आजाद कर लेना चाहिए था ना,
लेकिन तुम तो यहाँ पागलों की तरह बैठी हो, क्या हुआ बोलो। अदिति की आवाज सुनकर आरोही ने उस पर ध्यान दिया। अब जाकर उसे होश आया कि वो क्या कर रही है। तभी अदिति ने चिल्लाकर कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यही रहने का मन है क्या। अपने आप को ठीक करते हुए आरोही ने कुछ कहने की कोशिश की। वो बोली, अदिति हमें किसने बचाया? मेरा मतलब क्या तुम जानती हो कि वह शख्स कौन था जिसने हमें आजाद किया? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? ये सुनकर आदिति ने जल्दी से उसके पैरों की रस्सी खोलते हुए कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई भी हो, हम तो बच गए ना। अब हमें बस जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने आरोही के पैरों की रस्सी खोल दी और उसे उठाते हुए बोली, अब ये सवाल जवाब बाद में करना, चलो अभी निकलते हैं यहां से। लेकिन आरोही का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो अपनी सोच में ही कहीं गुम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनजान इंसान उसकी मदद करके चला कहाँ गया। उसे न जाने क्यों उस इंसान में एक अपनेपन का एहसास हुआ था। उसका उसके पास बैठना, उसकी वो जानी पहचानी सी खुशबू उसने कहीं तो महसूस की है। वो बस यही सब सोचे जा रही थी। अदिति ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गई। अदिति इस समय सिर्फ यहां से बाहर जाना चाहती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये कहें कि उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि उसकी जान किसने बचाई। वो बस यहां से चली जाना चाहती थी। वो दोनों जब कमरे से बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जिसने उन दोनों को किडनैप किया था वो बहुत बुरी हालत में पड़े थे। उनके हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन्हें खूब मारा था। वो तीनों ही बेहोशी की हालत में पड़े थे। वो मोटा आदमी जो कुछ देर पहले आरोही पर हावी होने वाला था, उसके मुंह से तो खून भी बाहर आ रहा था। यह देखकर आरोही थोड़ा घबरा गई। उसने कसकर अदिति का हाथ पकड़ लिया। अदिति ने भी आरोही को पकड़ते हुए कहा, लगता है हमें बचाने वाले ने इन्हें तबीयत से धोया है। अच्छा है, इन जैसे के साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। यह कहते हुए उसने नीचे पड़े उस मोटे आदमी को खींचकर एक लात मारी, जिससे वो आदमी बेहोशी में भी करा उठा। आरोही ने जल्दी से अदिति को अपनी तरफ खींचा और बोली, मुझे लगता है कि हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर अदिति ने अपनी गर्दन हिलाई और वहां से निकल गई। लेकिन न जाने क्यों आरोही को वहां पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। वह पलटकर बार बार पीछे की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अदिति ने उसका हाथ खींचा और बोली, तुम्हें हुआ क्या है? लगता है ये किडनैपिंग तुम्हारे दिमाग पर असर कर गई है। पता नहीं कौन सी ही दुनिया में गुम हो, जल्दी चलो यहां से। कहते हुए अदिति ने उसे डांटा और उसका हाथ खींचकर वहां से बाहर ले गई। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि उस घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी है। बिना एक पल की भी देरी किए वो दोनों उस टैक्सी में बैठकर जल्दी से अपने घर की तरफ चली गई। आरोही पूरे रास्ते अपने ही सोच में थी। उसने मन ही मन कहा, कौन था वो आदमी? किसने मेरे हाथ खोले? और क्यों उसकी छुअन मुझे इतनी जानी पहचानी लग रही थी? उसका वो स्पर्श जैसे मैंने पहले भी महसूस किया है। किसने बचाया होगा हमें? उसके दिमाग में ऐसे हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके पास उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं था। वह रास्ते भर बस इसी कश्मकश में गुम थी कि तभी उसे अचानक अमन का ख्याल आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या मुझे अमन ने बचाया? क्या हम दोनों को बचाने वाला शख्स अमन था? उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही उसने अदिति की तरफ देखा, जो इस समय ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अदिति जवाब देते हुए बोली, हम। आरोही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या तुमसे एक बात पूछूं? यह सुनकर अदिति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, कुछ भी पूछना, लेकिन उस आदमी के बारे में मत पूछना। मुझे नहीं पता वह कौन था, और न ही मैंने उसे देखा, और न ही मैं तुम्हारी तरह उसे जानती हूं। ये कहते हुए अदिति ने मुंह बनाया। यह सुनकर आरोही के शब्द जैसे उसके गले में ही रह गए। अदिति ने जब उसका उतरा चेहरा देखा तो वो बोली, अच्छा ठीक है बाबा, पूछो क्या पूछना है तुम्हें। उसकी बात का जवाब देते हुए आरोही ने थोड़ा लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या तुम सोच सकती हो? मेरा मतलब क्या ये हो सकता है कि? उसे बार बार अपनी बात में हकलाते देखकर अदिति ने कहा, आरोही तुम कब से बात करते हुए इतना हकलाने लगी हो? जो भी बात है वो साफ साफ बताओ। दूसरी तरफ अभी जिस घर से आरोही और अदिति खुद को बचाते हुए बाहर निकली थीं, उनके जाते ही एक साया जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और खुद के चेहरे को भी एक काले कपड़े से ढका हुआ था, वह बाहर आया। उसकी नजर वहां से जाती हुई आरोही पर थी। आरोही के वहां से जाते ही उसने उस मोटे आदमी को घूर कर देखा जिसने आरोही को हाथ लगाने की कोशिश की थी। वह उस मोटे आदमी के पास चलते हुए गया और उसने खींचकर उसे एक लात मारते हुए गुस्से से कहा, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरे दिमाग में इस बात का ख्याल भी आया, इसीलिए आज तेरी हालत यह है। अदिति और आरोही के उस घर से निकल जाने के कुछ ही देर बाद
एक गाड़ी तेजी से आकर वहां पर रुकी। एक झटके से उस गाड़ी का दरवाजा खुला और भागते हुए सिद्धार्थ उस घर के अंदर आया। वो इस समय इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी कार को लॉक करना भी जरूरी नहीं समझा। वो जैसे ही घर के अंदर आया, अपनी ही जल्दबाजी में उसका पैर किसी चीज से टकराया और एक झटके के साथ वो जमीन पर धड़ाम से गिरा। खुद को संभालते हुए वह खड़ा हुआ और अपने हाथ को झटक कर बोला, लगता है मेरा आज का दिन ही खराब है। ये कहते हुए वह जैसे ही खड़ा हुआ, उसने देखा कि सामने वही तीनों आदमी पड़े हैं जिन्होंने आरोही और अदिति को किडनैप किया था। उन्हें ऐसे पड़ा देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया और उसने आगे बढ़कर उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों ही गहरी बेहोशी में थे। ये देखकर उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, साला क्या हो गया इन्हें, और किसने इन तीनों की हालत ऐसे की? पता नहीं इस विवेक ने भी किन नमूनों को पाल रखा है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से फोन निकाला और विवेक को फोन किया। विवेक के फोन उठाते ही सिद्धार्थ उस पर गुस्से से चीखा, विवेक कौन है ये सब? तुमसे एक काम कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता। तुमसे मैंने कहा था कि उस आरोही को आज कैसे भी मुझ तक पहुंचाओ, लेकिन तुमने क्या किया, इन बेवकूफ आदमियों को उसके पीछे लगाकर। यह सुनकर दूसरी तरफ से विवेक ने कुछ कहा तो सिद्धार्थ और जोर से चिल्लाते हुए बोला, जितना जल्दी हो सके यहां पर पहुंचो, वरना। इतना कहकर उसने गुस्से से फोन काट दिया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने खड़े आदमी को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ कार में आरोही अभी भी अदिति से कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी नजरों को अदिति से चुराते हुए कहा, अदिति, क्या जिसने मुझे बचाया वह, जिसने हमें बचाया, क्या वह अनजान शख्स अमन हो सकता है? उसकी बात सुनकर अदिति ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भद्दा सा मजाक उसके साथ किया हो, और फिर थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही घूरने के बाद अदिति जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर आरोही समझ गई थी कि अदिति के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप कार की खिड़की से बाहर पीछे जाते हुए रास्ते को देखने लगी। तभी अदिति ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जो सोच रही हो वह सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी छोड़ो और जरा खुद से पूछ कर देखो, क्या तुम जो कह रही हो वो हो सकता है क्या? क्या अमन इतने ताकतवर लोगों से पंगा ले सकता है? अदिति की ये बात आरोही को भी सही लगने लगी। उसने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, लेकिन न चाहते हुए भी उसका ध्यान उस छुआन पर जा रहा था जो उसका हाथ खोलते हुए उस अनजान शख्स की उसके हाथ पर रह गई थी। आरोही इस बात को झुठला ही नहीं पा रही थी कि वह उस आदमी से आज पहली बार मिली थी। इसी कश्मकश में वह गाड़ी से बाहर देखे जा रही थी। तभी अदिति ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, यार आरोही, वैसे रात होने वाली है, डिनर का टाइम भी होने ही वाला है, मुझे लगता है हमें डिनर करके ही चलना चाहिए। यह सुनकर आरोही ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अदिति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी को जानती हूं, ऐसा करते हैं हम खाना पैक करा लेते हैं, घर जाकर खा लेंगे। आरोही ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और उन्होंने टैक्सी वाले को एक एड्रेस बताते हुए चलने के लिए कहा। टैक्सी वाले ने भी तुरंत गाड़ी उसी दिशा में मोड़ ली। दूसरी तरफ जैसे सिद्धार्थ पीछे की तरफ मुड़ा, उसके कंधे पर जिस आदमी का हाथ था उसे देखकर वह हैरान रह गया। उस आदमी ने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को भी पूरी तरह से ढका हुआ था। सिद्धार्थ को उसकी गहरी काली आंखों के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और न जाने क्यों उसको उसकी काली गहरी आंखों से डर भी लग रहा था। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर वह आदमी एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए मुस्कुराया, लेकिन सिद्धार्थ को उसकी मुस्कान दिखाई नहीं दी। उसे शांत खड़ा देखकर सिद्धार्थ ने दोबारा पूछा, मैंने कहा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर उस आदमी ने सिद्धार्थ के कंधे से अपना हाथ हटाया और अपने उसी हाथ को देखते हुए उसके चेहरे पर एक पंच दे मारा। सिद्धार्थ के चेहरे पर पंच पड़ते ही उसे चांद तारे नजर आने लगे थे। उसकी दुनिया जैसे पल भर में ही पूरी उसके सामने घूम गई थी। सिद्धार्थ हैरान था। उसके मुंह पर पड़ने वाला घूंसा इतना तेज था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कब सामने खड़े आदमी ने उसे घूंसा मार दिया। इतने तेज घूंसे की वजह से सिद्धार्थ का सिर चकराने लगा था। उसने अपने सर को पकड़कर खुद को संभालते हुए उस आदमी को देखा और गुस्से से बोला, कौन है बे तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? तुझे तो मैं। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक और पंच उसके गाल पर आकर लगा। इस बार पंच लगते ही जैसे उसका जबड़ा हिल गया। सिद्धार्थ ने अपने गाल को अपने हाथ से ढक लिया और अपने जबड़े को सही करने की कोशिश करते हुए वो 2 कदम पीछे हटकर उस आदमी को देखकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, टक का कौन है तू? कप का क्या क्या चाहता है? यह कहते हुए उसकी जबान बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी।
लेकिन सामने खड़े आदमी ने उसकी बात का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सिद्धार्थ के बगल से होकर थोड़ी सी दूर रखी एक चेयर पर जाकर बैठ गया। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया, वो बस अपने गाल पर अपना हाथ रखे उस आदमी को देखे जा रहा था। तभी उस अनजान आदमी ने अपने हाथ की चुटकी बजाई। सिद्धार्थ उसकी इस हरकत को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है कि तभी सिद्धार्थ को अपने आसपास कदमों की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा तो 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले आदमी उसे घेरे खड़े थे। यह देखते ही सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसने अपने शब्दों को जोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे यहां से जाने दो प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आखिर तुम हो कौन और कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? यह कहते हुए सिद्धार्थ ने उस आदमी को देखा, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ भी नहीं बदला। सामने बैठा आदमी उसे अभी भी छाती से ऐसे ही घूर रहा था। फिर उसने एक नजर अपने आदमियों को देखा। अपने बॉस का इशारा मिलते ही उसके आदमी सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगे। सिद्धार्थ समझ रहा था उसकी तरफ आते हुए खतरे को, और तभी एक के बाद एक उसके आदमियों ने सिद्धार्थ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी कोशिश चीखों में बदल गई। वह चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आखिर तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन सामने बैठे आदमी की आंखों में जैसे उसके लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। करीबन 15 से 20 मिनट की लगातार मार के बाद सिद्धार्थ अधमरा हो चुका था और वही उन आदमियों के साथ फर्श पर गिर पड़ा था। उसके होंठों से सिर्फ कराहने की आवाज निकल रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। सामने कुर्सी पर बैठे उस अनजान आदमी ने अपने के आदमी को दरवाजा खोलने का इशारा किया। एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने विवेक खड़ा था। बॉडीगार्ड को देख विवेक को लगा कि शायद ये सिद्धार्थ का ही कोई आदमी होगा, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ भी नहीं कहा और बोला, सिद्धार्थ सर कहाँ है? उस आदमी ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर है। मैनेजर विवेक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वह भी अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा कि कई सारे आदमी जमीन पर पड़े थे और उनमें से एक सिद्धार्थ भी था। तभी उसकी नजर बगल में ही खड़े हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड पर गई और फिर उस कुर्सी पर बैठे आदमी पर, जो देखने में किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसका ओरा ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं का राजा है और वह इस पूरी धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ था। उसे देखते ही न जाने क्यों विवेक अंदर से कंपाने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अगला नंबर मेरा है। उसने बिना कुछ कहे अपने चारों तरफ देखा और फिर खुद वहां से भागने के लिए तैयार होने लगा। भागने की कोशिश करते हुए वह जैसे ही पलटा कि तभी एक बॉडीगार्ड ने उसके पैरों में अपना पैर उलझाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। विवेक अपने मोटे पेट और भारी शरीर के कारण वही जमीन पर ही फैल गया और जमीन पर गिरते ही बुरी तरह से रोने लगा। वह रोते हुए गिड़गिड़ाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी किया है वो सब सिद्धार्थ सर ने किया है। वही आरोही मैडम को अपने बिस्तर पर चाहते थे, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसने यह कहा ही था कि तभी बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने विवेक को भी मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो भी उन चारों के साथ मार खाने के बाद जमीन पर फैला ही पड़ा था। अब वह अनजान आदमी अपनी चेयर से उठा और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ जो कि मार खाने की वजह से जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था, उसने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए उस अनजान आदमी की तरफ देखा, लेकिन न जाने क्यों उसे उसकी आंखों से बहुत डर लग रहा था। सिद्धार्थ ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और लड़खड़ाती आवाज में वो अपने शब्दों को जोड़ते हुए बोला, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ये सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, पहचानो कौन हूं मैं और सोचो क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ ऐसा? सोचो और सोच सोचकर पागल हो जाओ। अदिति और आरोही दोनों को ही घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी। आरोही ने घर के दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। यह देखकर अदिति ने अपने बैग से चाबी निकालते हुए कहा, ये अमन कहाँ चला गया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अदिति की बात सुनकर एक बार फिर से आरोही के दिमाग में वही बात घूमने लगी। उसे फिर से इस बात का शक होने लगा कि उसे बचाने वाला शख्स अमन हो सकता है। उसी बीच अदिति ने अपने बैग से दूसरी चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर जाकर वो सीधे सोफे पर फैल गई। उसे ऐसे फैलते हुए देखकर आरोही एक फीकी सी मुस्कुराई और बोली, लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। उसका यह सवाल सुनकर
अदिति ने उसकी तरफ देखा और आईब्रो चढ़ाकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मुझे थकना नहीं चाहिए था? उसने जैसे ही ये कहा उसे एक आवाज आई, ऐसा भी क्या कर दिया या ऐसा भी क्या हुआ जो तुम दोनों को इतना थक जाना चाहिए? यह सुनकर जैसे ही आरोही और अदिति ने उस दिशा में देखा, वहां अमन खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी सोकर उठकर आया है। अदिति ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, तुम सोकर आ रहे हो? यह सुनकर अमन ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, वो ऑफिस से आने के बाद मेरी आंख लग गई। तुम दोनों भी घर पर नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों तो डिनर करने के बाद ही घर वापस आओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा सो गया। उसकी बात सुनकर अदिति ने आरोही की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो, क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारा पति हमें बचाने आया था। यह आलसी तो आराम से यहां पर सो रहा था, ये बचाएगा हमें? आरोही ने भी उसकी बात सुनी थी, इसीलिए उसने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपने कमरे की तरफ चली गई। वो इस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, लेकिन वह समझ रही थी कि एक इंसान एक समय पर दो जगह नहीं हो सकता, और जब अमन यहां पर आराम कर रहा था तो इसका मतलब जरूर वह इंसान कोई और ही था। हो सकता है सच में ये आरोही का वहम ही हो। आरोही ने अपना सिर झटका और अपने साथ लाया हुआ खाना खाकर सोने चली गई। उनके जाते ही अमन भी अपने कमरे में चला गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और कुछ देखने लगा। फिर वह एक टेढ़ी मुस्कान अपने चेहरे पर लाया और वो भी सोने चला गया। अगली सुबह आरोही की आंख उसके फोन बजने से खुली। कल के इतने ड्रामे के बाद वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन फोन बार बार बजे ही जा रहा था, जिससे उसकी आंख खुल रही। फोन बजता देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया और अपनी नींद में भरी हुई आवाज में ही बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आरोही तुम कहाँ हो यार? तुमने देखा सिद्धार्थ का क्या हुआ? दूसरी तरफ के आदमी की बात को सुनकर आरोही ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ है? उसकी बात का जवाब देते हुए दूसरी तरफ वाले लड़के ने कहा, अरे तुम्हारा बॉस वह दुनिया से लापता हो चुका है। यह सुनकर आरोही की आंखें जैसे अचानक से खुल रही थीं। उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम? दूसरी तरफ के लड़के ने जवाब देते हुए कहा, अरे आरोही, लगता है तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी, जल्दी से आज की न्यूज देखो यार। अच्छा है, तुमने पहले ही उसकी जॉब छोड़ दी थी। यह कहकर उस लड़के ने फोन काट दिया। आरोही ने जल्दी से अपना फोन रखा और टीवी का रिमोट ढूंढने के लिए भागी। उसने जल्दी से टीवी ऑन किया तो देखा उस पर एक न्यूज फ्लैश हो रही थी। न्यूज चल रही थी कि एंकर की आवाज, कैसे रातों रात स्टार रियल्टर्स कंपनी का नामो निशान दुनिया से गायब हो चुका है। यहां तक कि सिद्धार्थ का भी कल से कोई पता नहीं चल रहा है। उसकी कंपनी के शेयर गिरने की वजह से कंपनी बिक चुकी है। ये सब सुनकर आरोही को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना फोन लिया और उस पर ध्यान से आ रही सभी न्यूज को पढ़ने लगी। उसने देखा कि सिद्धार्थ के बारे में न्यूज में एक से एक गलत बातें लिखी हुई थीं। वैसे तो सिद्धार्थ सच में इसी तरह का इंसान था, लेकिन किसी के पास भी इन बातों का सबूत नहीं था, और अब अचानक एक रात में ही पूरा का पूरा खेल ही बदल गया था। आरोही ने न्यूज पढ़कर फोन रखा। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल उसकी किडनैपिंग में कहीं न कहीं सिद्धार्थ का हाथ था, और आज उसकी कंपनी का ऐसे अचानक से बर्बाद होने का इकलौता कारण भी यही है। लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। ये सब सोचकर उसने अपने सर को ना में हिलाया और घड़ी की तरफ देखा। घड़ी के कांटों को देखते ही उसे अपनी नई जॉब की याद आई और वो जल्दी से तैयार होने के लिए भागी। वही अमन भी इस न्यूज को अपने फोन में देख चुका था। न्यूज देखकर उसकी आईब्रो चढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी उसे एडवोकेट गुप्ता का फोन आया। फोन पर एडवोकेट गुप्ता का नाम देखकर अमन ने जल्दी से फोन उठाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। दूसरी तरफ से गुप्ता ने कहा, तो तुमने जो सोचा था वह कर दिखाया। ये सुनकर अमन ने बस हम में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने कहा, वेल डन, पर अब तुमने आगे क्या सोचा है? उनका सवाल सुनकर अमन ने कहा, अभी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, आप बताइए, हमारा घर तैयार हुआ। यह सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, थोड़ा टाइम अभी और लगेगा उसमें। यह सुनकर अमन ने कहा, अंकल जितना हो सके थोड़ा जल्दी करा दीजिए प्लीज। एडवोकेट गुप्ता ने हामी भरते हुए फोन रख दिया। अमन ने एडवोकेट गुप्ता से जैसे ही अपनी बात खत्म की और वो पीछे पलटा, उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गईं। पीछे आरोही खड़ी उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में सवाल साफ नजर आ रहे थे। आरोही को देखकर अचानक अमन की बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे पर अभी तक जो लुक था वह अब पूरी तरह से बदलकर एक इनोसेंट आदमी के चेहरे में बदल चुका था। उसे अपनी गर्दन झुकाए खड़ा देखकर आरोही ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? अमन को उसकी बात सुनकर समझ आ गया था
कि आरोही ने उसकी बात शायद नहीं सुनी है। उसने धीरे से बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी आरोही ने कहा, मैंने कल ही अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस से जॉब का ऑफर आया था, तो मैंने एक इंटरव्यू दे दिया था। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे अपॉइंट कर लिया गया है और आज से ही मेरी जॉब का पहला दिन है। उसकी बात सुनकर अमन को मन ही मन बहुत खुशी हुई कि आरोही ने उसे यह सब बताया। वैसे तो अमन यह सब पहले से जानता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरोही खुद आकर उसे यह सब बताएगी। आरोही ने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए भी कोई जॉब जल्दी ही देख लूंगी। तुमने न्यूज़ देखी, स्टार रियल्टर्स कंपनी तो इस समय बंद हो चुकी है, इसीलिए जॉब तो तुम्हें भी देखनी पड़ेगी। उसकी बात पर अमन ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। आरोही अमन की आंखों में जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन ने अभी तक उससे एक बार भी नजर नहीं मिलाई। आरोही ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों अमन, मुझे ऐसा लगता है कि कल मुझे बचाने वाला शख्स कोई और नहीं, तुम ही थे। लेकिन मेरे पास इस बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं है और मैं खुद भी ये अच्छे से जानती हूं। काश मैं ये बात तुमसे सीधे पूछ सकती, लेकिन जब काफी देर तक भी अमन ने कुछ नहीं कहा तो वो उसे भी कुछ समझ नहीं आया और वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही अमन ने तुरंत अपनी जेब से दोबारा फोन निकाला और एक नंबर पर फोन करते हुए कहा, उसका पूरा ध्यान रखो, जो कल हुआ अगर वह दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर दूसरी तरफ से किसी ने हामी भरी और अमन ने फोन रख दिया। अमन खुद से ही बात करते हुए बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तुमको यह लगे कि तुम अकेली हो, वहां तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। सामने नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब समय आ चुका है, जिसने हमारे साथ बुरा किया है उन सब का बुरा समय अब से शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत सिद्धार्थ से हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आरोही शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने आरोही को बहुत ही इज्जत के साथ उसकी जगह दिखाई। आरोही यहां आकर आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। ऑफिस के लोग उससे आकर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आरोही भी उनसे मुस्कुराकर बातें कर रही थी, लेकिन वह अभी तक मिस्टर निखिल धवन से नहीं मिली थी। उसके मन में अपने बॉस से मिलने की एक्साइटमेंट भी थी। तभी उसे किसी ने बताया कि उसे कियो ने अपने केबिन में बुलाया है। यह सुनकर आरोही बहुत खुश हो गई, लेकिन वो थोड़ा घबरा भी रही थी। उसे अंदर ही अंदर यह डर था कि कहीं उसके पिछले बॉस की तरह ही इस कंपनी का बॉस भी न हो। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वो मिस्टर निखिल धवन के केबिन की तरफ जा रही थी। आरोही अपनी टेबल पर आराम से बैठी ही थी जब उसे किसी ने कहा कि उसे मिस्टर निखिल धवन ने अपने केबिन में बुलाया है। आरोही अपनी जगह से उठी और मिस्टर निखिल धवन के केबिन की तरफ जाने लगी। मिस्टर निखिल धवन का केबिन इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, इसीलिए वहां जाने के लिए उसे लिफ्ट लेनी थी। इसीलिए वो अपनी जगह से उठी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसने लिफ्ट में एंटर किया और दरवाजा जैसे ही बंद होने वाला था कि तभी किसी ने लिफ्ट के बीचों बीच अपना पैर रखकर लिफ्ट को रोक दिया। ये देखकर कुछ पल के लिए आरोही भी हैरान रह गई। उसने उस पैर को देखा। देखने से ही एक लड़की का पैर लग रहा था, क्योंकि उसने अपने पैरों में रेड कलर की हाई हील्स पहनी हुई थी। आरोही ने उसके पैर से नजर हटाकर ऊपर देखा तो करीब उसकी ही हाइट की एक लड़की, जिसने बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे और मेकअप की एक मोटी परत अपने चेहरे पर लगा रखी थी, वो बड़े घमंड के साथ अंदर आ रही थी। न जाने क्यों आरोही को उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आरोही उसे जानती है। आरोही ने अपने दिमाग पर काफी जोर देने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। उसने अपना सर झटका और चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। तब तक वह लड़की भी बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर आ चुकी थी। उसने आरोही को ऐसे देखा जैसे वह किसी कूड़े को देख रही हो। आरोही को उसका ऐसा बिहेवियर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह जानती थी कि उसका आज कंपनी में पहला ही दिन है और वह किसी से भी झगड़ा मोल नहीं ले सकती। यह सोचकर उसने उससे कोई बात नहीं की। आरोही ने जैसे ही देखा कि वो लड़की अंदर आ चुकी है, आरोही ने ऊपर सबसे टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लेकिन उस लड़की की नजर जैसे ही आरोही के दबाए बटन पर पड़ी, उसने घूरकर आरोही को देखा। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही है, लेकिन उसने कुछ कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और चुपचाप उसे इग्नोर कर खड़ी हो गई। लेकिन वो लड़की तो जैसे आरोही को बिल्कुल नापसंद कर रही थी। आरोही ने आज ऑफ शोल्डर येलो टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। आरोही दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए सिंपल से सिंपल कपड़े भी उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन शायद उसके कपड़े थोड़े साधारण थे, इसीलिए वो लड़की उसे बार बार घूर कर देखे जा रही थी। आरोही को उसका घूरना अजीब लग रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की थी। उस लड़की को आरोही का उसे इग्नोर करना पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे आरोही उसकी बेइज्जती कर रही है। वही आरोही इस इंतजार में थी कि कब लिफ्ट ऊपर पहुंचे
और वो इस लड़की की नजरों से बचकर भाग जाए। आरोही ये सोच ही रही थी कि तभी उस लड़की की थोड़ी तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? आरोही ने जैसे ही यह सुना, उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो लड़की उसे अभी भी घूर कर ऐसे देख रही थी जैसे वह अगले ही पल उस पर झपट्टा मार देगी। आरोही ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए थोड़ी धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? ये सुनते ही उस लड़की ने हंसकर उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई भी दिखाई दे रहा है? उसकी बात का जवाब देते हुए आरोही ने कहा, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए अपनी आंखों को ऊपर से लेकर नीचे तक करते हुए आरोही को देखा और बड़े घमंड के साथ बोली, मैं देख रही हूं कि इस कंपनी में आजकल कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर यूं ही चला आता है। क्या यहां आने से पहले तुम्हें किसी ने रोका नहीं? यह सुनकर आरोही को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुठिया दबाई। वो सिर्फ इंतजार कर रही थी लिफ्ट के टॉप फ्लोर पर पहुंचने का, ताकि वो यहां इस लड़की से बचकर निकल जाए। उसने अपने हाथों की उंगलियों को दबाया ताकि वो अपने गुस्से में कुछ ऐसा न बोल दे जो उसकी नई जॉब को खतरे में डाल दे। लेकिन अभी शायद उसकी मंजिल आने में समय था। उस लड़की ने जब आरोही को बार बार खुद को इग्नोर करते देखा तो वो और ज्यादा चिढ़ गई। उसने आरोही को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करोगी? जानती भी हो कौन हूं मैं? तुम जैसी 2 टके की लड़कियां बहुत आई और गईं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ये सब सुनकर आरोही ने अपनी नजरें घुमाई और थोड़ा गुस्से से बोली, देखो आप जो भी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे इस तरह बात करने का हक है। और रही मेरे इस कंपनी में आने की बात, तो मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। मुझे जिसको रिपोर्ट करना चाहिए था मैंने उसे रिपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और किसी को उसके सवालों का जवाब देने के लिए इस कंपनी में अपॉइंट किया गया है। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानने में इतनी ही दिलचस्पी है तो जाइए और कंपनी की अथॉरिटीज से पता कीजिए। जिन्होंने मुझे यहाँ हायर किया है उनसे पूछिए। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। उसका ऐसा सीधा और सपाट जवाब सुनकर उस लड़की का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो गुस्से से आग बबूला होकर लाल पीली होने लगी। वो गुस्से से आरोही पर चिल्लाने वाली ही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और आरोही बिना उसकी तरफ एक बार भी देखे एकदम से बाहर निकल गई थी। लेकिन वहीं पीछे लिफ्ट में खड़ी वह लड़की जो गुस्से से अभी तक आरोही को घूरे जा रही थी, वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने आगे बढ़कर आरोही का हाथ पकड़कर खींच लिया। आरोही इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसीलिए वह एक झटके से पीछे आ गिरी। दूसरी तरफ अमन जो अभी भी घर पर था, वह अपने मन ही मन आरोही के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाकर देखा और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, जैसा आप चाहते थे हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। पूरे दिल्ली शहर से सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसकी कंपनी का नामो निशान मिटा दिया है। और सिद्धार्थ का हाल इस समय ऐसा है कि वो अब मांग कर खाने की हालत में भी नहीं है। ये सुनकर अमन ने एक ठंडे लहजे में कहा। और उसका चमचा अमन का सवाल सुनकर उसके आदमी ने जवाब दिया, बॉस डोंट वरी, कचरे को भी डस्टबिन में डाल दिया गया है। इतना सुनकर अमन ने फोन कट कर दिया। वो अदिति के घर में गेस्ट रूम की खिड़की पर खड़ा होकर बस बाहर देखे जा रहा था। तभी दोबारा उसका फोन बजा। उसने देखा ये कॉल एडवोकेट गुप्ता की थी। उसने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एडवोकेट गुप्ता ने कहा, कैसे हो अमन और क्या चल रहा है आजकल? अमन ने जवाब में कहा, जी अंकल, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? एडवोकेट गुप्ता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भी ठीक हूं। वो मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया था कि मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें एक बार अपने से जुड़ी अपनी सारी प्रॉपर्टी और बाकी सब जो कुछ भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे नाम पर किया था उसको अच्छे से देख लो। समझ लो, तुम बेशक दुनिया के सामने अपनी पहचान न बताओ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या और कितना है। यह सुनकर अमन ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए फोन पर जवाब दिया, ठीक है अंकल, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। एडवोकेट गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें एक बार वीआईपी बैंक जाकर देखना होगा। यह सुनकर अमन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मुझे आज थोड़ा काम है, पहले मैं उसे खत्म कर लेता हूं, उसके बाद मैं वहां चला जाऊंगा। यह सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने फोन रख दिया। अमन एडवोकेट गुप्ता की बातों के बारे में सोच रहा था। वह इस बात को अच्छे से जानता है कि एडवोकेट गुप्ता, जो कि उसके फैमिली एडवोकेट होने के साथ साथ उसके पिता के अच्छे दोस्त भी थे, उनके पास उसकी हर चीज का रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बैंक जाने के लिए कहा। इसका मतलब वह चाहते हैं कि एक बार अमन भी अपने पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जान ले। यह सब सोचकर अमन भी जल्दी से तैयार होकर अपने जरूरी काम करने निकल गया। दूसरी तरफ मिस्टर निखिल धवन के ऑफिस में जैसे ही उस लड़की ने आरोही का हाथ पकड़कर खींचा,
आरोही अपनी हील की वजह से थोड़ा लड़खड़ा गई, जिस वजह से वह एकदम से गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। आरोही ने अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा तो यह कोई और नहीं, मिस्टर निखिल धवन का असिस्टेंट चिराग था। उसने आरोही को ठीक से खड़े होने में मदद की और फिर उस लड़की को देखा। चिराग ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? चिराग भी चेहरे से अभी आरोही को नहीं जानता था, इसीलिए उसे भी वो कोई ऑर्डिनरी लड़की ही लग रही थी। लेकिन उसने उस दूसरी लड़की जिसका नाम नेहा था उसे देखा और बोला, नेहा बताओगी मुझे ये सब क्या हो रहा है? ये सुनकर नेहा ने अपने चेहरे पर एक एरोगेंट लुक लाते हुए आरोही को नीचा दिखाने के लहजे में कहा, देखो ना चिराग, पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग चले आते हैं हमारी कंपनी में। अब इस लड़की को ही देख लो, इसका पहनावा देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी चौल से उठकर सीधा यहां पर आ गई हो। इसे बताओ कोई यार कि यह कोई हूर की परी नहीं है जो यहां पर मुंह उठाकर ऐसे ही चली आई। यह कोई इसके घर के सामने घूमने वाला पार्क नहीं है जो ये घूमने के लिए यहां पर आ गई है। नेहा ने एक सांस में ही आरोही पर तानों की बरसात कर दी। ये सब सुनकर चिराग ने भी उस लड़की की तरफ देखा। आरोही अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए थी। ये देखकर चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस, क्या आप ये फाइल मुझे दिखा सकती हैं? वैसे तो आरोही को उस लड़की पर इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन चिराग का बर्ताव उसे अच्छा लगा क्योंकि चिराग ने उससे बहुत अच्छे और इज्जत से बात की थी। इसीलिए आरोही ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर वो फाइल उसे दे दी। चिराग ने जैसे ही उस फाइल को खोलकर देखा, वह थोड़ा सा हैरान रह गया। उसने एक बार फिर से फाइल में देखा और फिर आरोही की तरफ देखा और वापस से फाइल उसके हाथ में देते हुए नेहा से बोला, नेहा अपने काम से काम रखने की आदत डालो। नेहा ने चिराग की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? जानते हो ना मैं इस कंपनी में कौन हूं? यह सुनकर चिराग ने थोड़ा रूड होकर कहा, इस कंपनी की सीईओ नहीं हो, इतना मैं जानता हूं। तुम सिर्फ इस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हो तो वही बनकर रहो। उसकी बात सुनकर नेहा ने मुंह बना लिया और थोड़ा गुस्से से आरोही को देखते हुए चिराग से बोली, चिराग, इस जैसी लड़की के लिए तुम मुझे यह सब कहोगे? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। उसकी बात सुनकर चिराग ने उसे शांत कराते हुए कहा, देखो नेहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं अभी जाकर सीईओ से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। और तुम जानती हो कि वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक ठंडी सी आवाज सबके कानों में पड़ी, दफा हो जाओ यहां से अभी के अभी, उठाओ अपना सारा सामान और गेट लॉस्ट। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में